हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम अंकित सोनी है और मैं बदरवास जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना खुद मेरी अपनी ही आंखों के सामने घटी है और एकदम सत्य घटना है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे इस बात का तो पक्का विश्वास हो गया कि रूहानी ताकतें सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। ये घटना मेरे सामने रह रही एक फैमिली की है। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की रही होगी और मुझे आज भी मेरे घर के सामने जो फैमिली रहा करती थी उसमें एक अंकल आंटी, उनके 2 बच्चे रहा करते थे। उनकी फैमिली यादव थी। उस फैमिली में जो अंकल थे उनकी एक बहुत ही ज्यादा खराबी थी कि वो ड्रिंक बहुत ही ज्यादा करते थे, जिससे उनके घर में आए लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे हमें भी काफी ज्यादा बुरा लगता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था। अंकल एक रात बहुत सारी ड्रिंक करके घर पर आए और घर आते के साथ ही आंटी अंकल से लड़ने लगी। लेकिन उस रात ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। आज उन दोनों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लड़ाई के दौरान ही अंकल ने आंटी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि आंटी रोते हुए घर से निकल गई और घर के बाहर चली गई। वहां तकरीबन 1 किलोमीटर दूर अपने एक खेत में चली गई। वहां उस खेत में एक बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था। उसी पेड़ पर आंटी ने अपनी ही साड़ी से फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो गई। अंकल भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। कहते हैं ना, गुस्से में आदमी वो कर जाता है जिसे हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अंकल के केस में। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या करना है, तो उन्होंने अपने ही घर में जहर खा लिया। जहर खाने के बाद अंकल की मौत इस तरह से हुई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अंकल ने अपने ही घर के फर्श में एक हाथ का गड्ढा अपने ही नाखूनों से कर दिया था और उनकी मौत बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हुई थी। ये घटना अब भी खत्म नहीं हो पाती, बल्कि मौतों का सिलसिला तो अभी बस शुरू ही हुआ था। काफी समय बीत गया था। वो जो अंकल थे उनके 2 बेटे थे जो कि अब अच्छी खासी उम्र के हो गए थे। जो बड़ा लड़का था उसका नाम राहुल था और वो एक अच्छा खासा मेहनती लड़का था। राहुल की उम्र तकरीबन 23 साल की थी और समय के साथ साथ राहुल की शादी भी फिक्स हुई और बड़े ही धूमधाम से राहुल की शादी हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। शादी के 2 साल बाद राहुल की बीवी, जो कि प्रेग्नेंट थी, अचानक एक दिन उसे पेट में बहुत ही जोर से लेबर पेन हुआ। सभी लोग उसे पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। वो बेबी दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा था, लेकिन वो थोड़ा कमजोर भी था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने 3 दिन उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती रहने दिया। वो 3 दिन बड़े ही अच्छे से निकले। डॉक्टर को लगा कि माँ और बेटा अब दोनों ही बिल्कुल ठीक है। फिर उन दोनों को घर लाया गया, लेकिन घर लाते के साथ ही उनके बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो 4 दिन का बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे कोई उसे तंग कर रहा हो, और वो बच्चा तकरीबन 2 घंटे से लगातार रोए ही जा रहा था। घर आने के बाद से एक बार भी उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। इतना रोने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो एक झटके में चुप हो गया और चुप होते के साथ ही सो गया। सब लोगों ने सोचा कि इतना रो रहा था, थक के सो गया होगा,
रात भी काफी हो चुकी थी, तो सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद बाकी सब लोग भी सोने चले गए। पूरी रात बीत गई, लेकिन बच्चा उस रात में एक भी बार नहीं रोया, जिससे उसकी माँ की नींद भी पूरी रात में एक बार भी नहीं खुली। लेकिन जब सुबह तो सबने जो देखा उसे देखकर सब लोग सदमे में चले गए। सबने देखा कि वो बच्चा एकदम सफेद पड़ गया था, मानो उसका खून किसी ने चूस लिया हो। वो बच्चा मर चुका था और उसी के साथ घर में पूरा मातम छा गया था। उस बच्चे को ले जाकर उसी इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया गया, जहां पर राहुल की माँ और उस बच्चे की दादी ने फांसी लगाई थी। बच्चे को दफना के सब लोग घर आ गए, लेकिन घर में पूरी तरीके से मातम छाया हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन एक रात राहुल जब काम से यानी अपने खेत से काम करके घर आया और फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। उसकी वाइफ ने खाना लगाया और दोनों ने बहुत ही आराम से खाना खा लिया। उसके बाद दोनों ही सोने चले गए। उसी रात राहुल को बहुत ही तेज बुखार आ गया। बुखार इतना भयंकर था कि उसने अपने ही घर में दम तोड़ दिया। रात भर में ही राहुल को अचानक क्या हुआ और कैसे उसकी मौत हुई, ये एक रहस्य था। अब तो मानो उसके घर पर एक पहाड़ ही टूट गया हो। उस घर में एक बार फिर से मातम का माहौल छा गया था। कुछ दिनों बाद थोड़ी एक अजीब चीज हुई। जो राहुल का छोटा भाई था, राहुल की बीवी ने उसके साथ शादी कर ली और एक बार फिर से सब कुछ आराम से चलने लगा। एक दिन छोटा भाई अपने खेत पर काम के लिए चला गया। उस समय गर्मियों का सीजन था। मैं यानी कि अंकित बाजार से अपने घर जा रहा था कि तभी मुझे भाभी ने आवाज लगाई, अरे अंकित भैया इधर आना। मैं वहां पर गया और बोला, हाँ भाभी जी बोलिए, क्या काम है। तो भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा सा सर्फ ला दो। मैंने भी ज्यादा कुछ सवाल जवाब ना करते हुए अपने घर से सर्फ लाके उन्हें दे दिया और फिर वापस से अपने घर आ गया। अभी टाइम ज्यादा नहीं, दोपहर के 12 ही बज रहे होंगे। थोड़ी देर बाद गली में ही रहने वाली एक दूसरी लड़की भाभी के पास गई और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बहुत ही जोर से चिल्लाई। भाभी वहां जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें एकदम खुली हुई थी, एकदम दूध की तरह सफेद आंखें हो चुकी थी उनकी। फिर वहां लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पर आ गई। उसके बाद भाभी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दम घुटने से इंसान सफेद थोड़ी ना होता है। उनकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में एक बूंद भी खून ना हो। उस घर में एक के बाद एक इतनी घटनाएं हो चुकी थी कि आखिरकार परिवार वालों ने उस घर को बेचने में ही भलाई समझी और फिर उन्होंने उस घर को बेच दिया। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में आज तक कोई भी ठीक से नहीं रह पाया है। उस घर में जो भी आता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ये घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई है सुरेश जिंदल जी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के द्वारा जानते हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये मेरी जिंदगी की काफी ज्यादा दर्दनाक याद है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2007 की है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता आया हुआ था और वहीं पर रह रहा था। मैं अपनी छोटी बहन से आखिरी बार पिछले साल मिला था जब वो मुझसे मिलने के लिए कोलकाता में आई थी। तो उस दिन सुबह उठकर मैं कॉलेज के लिए तैयार हो ही रहा था कि मेरे फोन पर एक कॉल आती है। उस कॉल को जब मैंने पिक करा तो मुझे वो सुनने को मिला जो कि कोई भी भाई कभी भी नहीं सुनना चाहेगा। फोन मेरी माँ का था
उन्होंने बताया कि अब वो नहीं रही। उनकी ये बात सुनते ही मैं सदमे में चला गया था। मैं अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम मरने वाले लोगों की कभी बुराइयां नहीं करते, लेकिन सच में मेरी बहन के अंदर ऐसी कोई बुराई थी ही नहीं। वो एक बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की थी। तकरीबन अपनी 25 साल की लाइफ में हमेशा उन्होंने अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में ही सोचा था। मुझे वो बहुत ही ज्यादा प्यार से रखती थी, मानो कि वो मेरी बिल्कुल दूसरी माँ हो। आपको बता दूं, हमारे बचपन में ही हमारे मम्मी पापा का तलाक हो गया था, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन पाती थी। हम दोनों ही अपनी मम्मी के साथ रहते थे और उसके बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन हमारे जो स्टेप डैड थे, उनका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था। तो बात मेरी बहन की डेथ के कुछ समय बाद की है। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे को ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो बस मुझे शायद ये बताना चाहती थी कि वो ठीक है। उस टाइम पर मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था कि मर चुके लोग अक्सर कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बहन के एक्सीडेंट के ज्यादा टाइम बाद नहीं, पर एक दिन रात के समय ठीक रात के 12 बजे मेरा फोन बजना स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट टाइम मुझे इसलिए याद है कि मेरे रूम में सामने ही एक डिजिटल क्लॉक लगा हुआ था, जिसमें रेड कलर से नंबर साफ साफ दिख रहे थे कि रात के 12 बज रहे हैं। मैंने कॉल उठाया और अपने कान पे रिसीवर लगाया। उस तरफ से बहुत ही ज्यादा स्टैटिक साउंड आ रही थी, बहुत ही ज्यादा खराब साउंड। मैं बार बार हेलो हेलो बोले जा रहा था, लेकिन उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इस बार मैं ज्यादा ना सोचते हुए मैंने कॉल को कट कर दिया और वापस से बेड पर लेटने चला गया। थोड़ी देर ही हुई होगी कि अचानक से फोन फिर से बजा। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15। मैंने फिर से कॉल उठाया, लेकिन एक बार फिर से वही सब, वही अजीब सी आवाज। मैं बार बार पूछता, लेकिन उस तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता। मैं फिर कॉल कट करा और फिर से लेटने चला गया, लेकिन अब हर 15 मिनट बाद सेम चीज होती। 12:30 बजे, 12:45 पर, 1 बजे, 1:15 बजे बार बार कॉल आती। मैं उठाता, लेकिन कोई भी आंसर नहीं करता। आपको बता दूं, उस टाइम पर मेरे घर में बस एक टेलीफोन जिसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं होता, या फिर उस टाइम पर कोई खास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं ये पता कर पाता कि कॉल किसने करी है। लेकिन काफी देर बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ये मेरी सिस्टर तो नहीं है। मेरी पूरी बॉडी में एकदम डर की लहर सी दौड़ गई, और ये आखिरी बार रात के 2:30 बजे हुआ जब कॉल आई, और तब तक मैं सोच चुका था कि ये मेरी बहन ही है। और उस बार जब मैंने कॉल को पिक किया, आप शायद मेरी बात पे यकीन भी ना करो, मैंने अपनी आंखों के सामने विंडो से बाहर देखा कि मेरी बहन आसमान में मुझे दिख रही थी। ऐसा नहीं जैसे हम आत्माओं को पोर्ट्रे करते हैं, एकदम डरावना सा चेहरा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बहन जैसी थी बिल्कुल वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी। और एक अजीब जो बात थी वो ये थी कि उसकी पूरी बॉडी में से सफेद रंग की लाइट निकल रही थी। उस टाइम भी कॉल का रिसीवर मैंने अपने कान पे ही लगा रखा था, और उस कॉल के रिसीवर में से काफी कटते हुए मुझे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, मैं ठीक हूं। आवाज सुनते के साथ ही मैं पहचान गया कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि मेरी बहन की ही थी, जो कि मुझे उस एक्सीडेंट की वजह से छोड़कर चली गई थी। उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा डरा तो था, लेकिन उन्हें देखकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। शायद से 3 से 4 मिनट तक मैं उन्हें लगातार देखता रहा, और वो बस चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए मुझे देखे जा रही थी। और उसके बाद मेरी नजरों के सामने से ही वो कहीं गायब हो गई।
ये बात मैंने कभी भी किसी को भी नहीं बताई। उसके बाद भी मैं कई बार अपने सपनों में अपनी दीदी को देखता और उनसे बातें भी कर पाता। इस घटना के कुछ सालों बाद मैं जब दिल्ली में आया तो वहां पर मुझे एक साइकिक औरत मिली। अब जिन लोगों को साइकिक पावर के बारे में नहीं पता, तो एक सुपरनैचुरल पावर है जो कि लोगों को कई ऐसी सुपरनैचुरल चीजें समझने में मदद करती हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं समझ पाते। मैं उनसे जानना चाहता था अपनी बहन के बारे में। मैंने उन्हें अपनी बहन की एक तस्वीर दिखाई और जब उन्होंने मुझे बातें बताना शुरू करी तो मैं हैरान रह गया। एक बार को तो उन्होंने मेरी बहन का फोटो भर हाथ में लेने से बताना शुरू कर दिया। इस फोटो की ठंडक से मैं ये बता सकती हूँ कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, और ये बात सच थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी मौत की वजह कोई बड़ी गाड़ी है, और हाँ, ऐसा ही था। उस दिन शाम के समय जब तेज बारिश हो रही थी तो उन्हें सामने की तरफ से आता हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद उनकी गाड़ी और उस ट्रक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस औरत ने पास ही में रखी एक मोमबत्ती को बुझाकर ये बताया कि उनकी मौत तुरंत ही हो गई थी, यानी कि वो तड़पी नहीं और सीधा मर गई थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो पिता थे उनके दिल में कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से उनकी भी डेथ हो गई। और ये भी बिल्कुल सच था, क्योंकि मेरी बहन के जाने के बाद से मेरे स्टेप डैड बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे थे। हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि स्टेप डैड अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। और वो इतने ज़्यादा प्यार करते थे मेरी बहन से कि उनके जाने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद ही मेरा स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स, कॉन्शियसनेस और लाइफ और डेथ जैसे टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। इन पूरे सालों में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करी, जिसकी वजह सिर्फ मेरी दीदी थी। आज मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे जा रहा हूँ। अपनी सारी अच्छाई और सारी बुराइयों को साथ लिए मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा पिता बनूँ, एक अच्छा पति बनूँ, एक अच्छा दोस्त बनूँ और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बनूँ, ताकि एक दिन जब मरकर मैं अपनी दीदी से मिलूंगा तो उन्हें अपने इस भाई पर गर्व होगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। और ये कहानी हमें जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं सीधा घटना पर आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है। हमें उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि वो घर आखिर कितना पुराना है, पर उसका बेसिक लेआउट मैं आपको बता देती हूँ। मेरा और मेरी बहन का एक बड़ा सा रूम 2nd फ्लोर पर है। वहीं मेरे मम्मी और पापा का रूम सबसे नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पर, किचन के नज़दीक में। हमारे साथ जितनी भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, मोस्टली हम दोनों बहनों के रूम में। एक्चुअली हम एक सेम ही रूम शेयर करते हैं। तो घटनाएं कुछ इस तरीके की हैं कि शुरुआत में ऐसा होता था कि रात में मेरी जो जुड़वा बहन थी वो अचानक से उठ जाती थी और रूम के दूसरी साइड में जाकर वहां पर इधर से उधर चक्कर लगाने लगती थी। ये बात शुरुआत में तो मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात को फिर भी इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन उसके बाद अगले दिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, जब उसने मुझसे आके पूछा कि क्या तुम रात में मेरे पास में आकर चल रही थी। और मैंने उससे कहा नहीं, मैं आराम से सो रही थी, वो तुम थी जो कि अपने बेड के पास में चक्कर लगा रही थी। और उस दिन के बाद से ये घटना लगभग हर रात होती। मेरी बहन अचानक से उठती और कहती कि उसे किसी के पैरों की आवाज आ रही है, और उसके बाद खुद सोने के लिए चली जाती। इन सब चीजों से मुझे हल्का हल्का डर लगना शुरू हो गया था। और उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी आंख जब खुली रात में, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन बेड के कोने पर बैठकर खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। जब मैं उठी तो मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई
कि उसके सामने की तरफ एक काली सी परछाई खड़ी हुई थी। मैं डर तो बहुत ज्यादा गई थी, लेकिन फिर भी मैं फौरन से लाइट्स को ऑन करी। लेकिन लाइट्स ऑन करते ही मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बस मेरी बहन वहां बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से लाइट ऑफ करी, मुझे वहां पर फिर से वही साया दिखाई दिया। लेकिन मुझे अंदर से खुद से ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर है जो कि उस टाइम पर मुझे घूर रहा था। आप इस फीलिंग को जानते ही होंगे, जब आपको कोई देखता है तो आपको कैसा लगता है। मुझे ठीक वैसा उस टाइम पर लग रहा था। मेरी बहन डेली सुबह सुबह उठती और मेरे पास आकर मुझसे पूछती कि क्या रात में मैं उसके सर को सहला रही थी या फिर उसे कुछ छू रही थी। मैं उससे मना करती और उसके बाद वो बस चुप हो जाती। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बातें यहाँ से शुरू हुई कि जब मेरी बहन सुबह सुबह उठती तो उसके शरीर पे अजीब से स्क्रैचेस मिलते, और ये स्क्रैच वैसे होते जैसे किसी बिल्ली के नाखून या फिर ऐसी कुछ चीज से लगता है, लेकिन एकदम रेड स्क्रैचेस। अपनी बहन के लिए मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। घर वालों को बताने पर भी वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरी बहन खुद से बहुत ज्यादा डरी डरी रहने लगी थी। उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया था। कई हफ्तों तक हमने कोशिश करी कि उसके साथ ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हम जो भी करते उसका असर उल्टा ही होता और ये चीज और भी ज्यादा बुरी हो जाती। और एक बार तो मेरी बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ ही टूट गया। ये घटना हमारे घर की मेड के सामने हुई थी। उस दिन हमारी मेड ने भी हमारे मम्मी पापा को बताने की कोशिश करी कि उस दिन मेरी बहन का हाथ खुद से नहीं टूट गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे सीढ़ियों पे से किसी ने धक्का दिया हो। हमारे मम्मी पापा को इस बात पे यकीन ही नहीं था, लेकिन हमारी दादी जी को इस बात पे यकीन था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए यही सोचकर कि हम दादी जी के साथ सेफ रहेंगे, हम कुछ टाइम के लिए उनके घर पर रहने के लिए चले गए। लेकिन वो जो भी चीज थी उसने मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ा और वो मेरी दादी जी के घर पे ही आ गई। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे जब मेरी बहन रोते चिल्लाते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे झटके से उठा दिया, और वो बार बार बस ये कह रही थी कि किचन के अंदर कोई है। मैं वहां पर पानी पीने गई थी और तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। हमारी दादी जी ने एक बिल्ली पाल रखी है, तो उसे लगा कि शायद वहां पर वो बिल्ली ही होगी, और यही सोचकर जब उसने वहां पर जाकर गेट को खोला तो वो बिल्ली एकदम झटके से चिल्लाते हुए वहां पर आई और सीधा सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली गई। उसने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया, और जब वो गेट को बंद करने वाली थी तब उसने देखा कि घर के बाहर आंगन में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। उन्हें लाल कहें या फिर ऑरेंज कलर, वो ये नहीं बता पा रही थी। उसे लगा कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर है, इसलिए वो गेट बंद करने वाली थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने ही इससे पहले वो कुछ करती, वो जो भी चीज वहां पर थी उसने एक बार जोर से दहाड़ सी मारी, और उसके बाद वो मेरी बहन की आंखों के सामने से ही धुआं धुआं होकर गायब हो गई। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा डर गई और दरवाजा बंद करके वापस आने लगी। लेकिन जैसे ही वो वापस आ रही थी उसने देखा कि किचन की दीवार के सहारे एक परछाई खड़ी हुई थी जिसकी लाल आंखें थी, और उसे देखते के साथ ही मेरी बहन बहुत जोर जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए यहाँ पर आ गई थी। जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं उसके साथ नीचे देखने के लिए भी कि आखिर हो क्या रहा था, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं दिखी। जब मैं वापस नीचे से ऊपर आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन रूम के कोने में उस बिल्ली को अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी कि तभी मेरी नजर रूम के दूसरे कोने पर गई और मुझे वहां पर एक बार फिर से ठीक वैसी ही परछाई दिखी जैसी मुझे पहली दिखी थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। इन सब चीजों में बस घर वाले ही होते हैं जिनका सहारा चाहिए होता है, लेकिन उनका सहारा भी नहीं मिल पा रहा था। मेरी बहन एकदम से बदल गई थी। वो एकदम शांत सी बैठी रहती। अब उसके हाथ पर स्क्रैचेस आना भी बंद हो गए थे, लेकिन उसका जो बिहेवियर में चेंज था
वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। मानो उसकी पर्सनैलिटी ही बिल्कुल चेंज हो गई थी। कोई उससे पूछता कि आखिर क्या हुआ, तो बस कहती कुछ नहीं हुआ, सब एकदम ठीक है। हमारे क्लास के टीचर तक ने उसे कह दिया था कि तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है। पर असली सवाल ये था कि क्या सच में उसके पीछे कोई आत्मा थी या फिर ये सब कुछ और ही था। आखिरकार दादी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक पंडित को हमारे घर पे बुला लिया। उस पंडित ने काफी कुछ किया लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो पंडित जैसे आया था वैसे ही चला गया। एक दिन अचानक से मेरी बहन कहीं से अपने घर में एक बिल्ली लेकर आ गई और जब हम सबने उससे पूछा कि वो बिल्ली कहाँ से मिली उसे, तो उसने कहा कि ये बिल्ली उसे उसने दी है। ये उसने वही परछाई जो मुझे अक्सर दिखा करती थी, लेकिन ये चीज बस मुझे ही दिखा करती थी और मेरी बहन को दिखा करती थी। इसके बाद तो हालात एकदम खराब होते चले गए। मुझे मेरी बहन से अलग कर दिया गया। मेरी बहन और मेरी दादी बस उस घर में अकेले रहती थी और मुझे मेरे मम्मी पापा ने अपने साथ रहने के लिए कह दिया था। उसके कुछ टाइम बाद मेरी बहन की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो तकरीबन 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और उसके बाद उसने वहीं पर हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। शायद अगर घर वाले सही टाइम पर हमारी बातें सुन लेते तो हो सकता था कि मेरी बहन हमारे बीच होती। मैं सब कुछ देख पाती थी लेकिन कभी मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सब लोग सोचते हैं बीमार होने की वजह से मेरी बहन मरी, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं था। वो जो भी चीज थी उसी ने मेरी बहन की जान ली थी।